भिलाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, आजकल तो बात चेहरों की है और शहरों की तो बात पीछे, पहले चेहरों की बात है, या यूं कहें कि शहरों में ही आजकल चेहरों की बात है। तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वंडरफुल सिटी जिसे कहना चाहिए और मिनी भारत जिसे कहते हैं, वो ये भिलाई में देखने को मिलता है। आप कहीं के भी शख्स को ढूंढना चाहें तो जो कैनॉट प्लेस में मैं ढूंढता हूं या मिलते हैं लोग, वैसे ही भिलाई में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो आप अपना वक्त निकाल कर यहां पर आए और मौजूद हैं। मैं रोज शो करता हूं, हर जगह जाता हूं, हर जगह लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, यही बात कहता हूं कि ये शो आपका है। आप जैसा रखना चाहें, जैसा उसको दुलार देना चाहें, ये आपका शो है। पॉलिटिशियन इसमें सिर्फ, मैंने कल भी कहा था, दाल में जो नमक है सिर्फ उतना ही है, हालांकि स्वाद आप ही से आता है, जनता ना हो तो स्वाद नहीं आता। बहरहाल आज जो लोग मौजूद हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, उनसे तारुफ भी कराऊंगा। तमाम सारे लोग माला पहने हुए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव से पहले जो माला पहन ले, समझ लिया असली नेता वही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लेकिन मुझे बताया कि जब मैं आया तो यहाँ पे संघर्ष समिति वाले लोग बैठे हुए थे। जिस शहर में मैं घुसा, जहाँ पे मैं सिविक सेंटर में मौजूद हूँ, वहाँ पे आया तो संघर्ष समिति के लोग बैठे हुए थे और ये वही लोग हैं जो माला पहन के यहाँ पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ये आपका शो है, अपनी बात रखिए, जो कहना चाहते हैं वो बात कहिए, इसमें कहीं कोई जरा सा भी संकोच नहीं है, ये आपका अपना मंच है। बहरहाल मैं जैसा रोज करता हूं, सामने जो बैठे होते हैं लोग, उनसे तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये सारे परिचित हैं, आपके अपने शहर के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पढ़ देता हूं नाम उन लोगों के। गौरी शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी भाजपा का पक्ष रखेंगे यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इरफान खान साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब। और जोगी कांग्रेस से ब्रजमोहन उपाध्याय साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से अली हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब। और C2 ट्रेड यूनियन है, मैंने कहा कि यह शहर जी आम आदमी पार्टी, हाँ क्या है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी। तो अभी दंगल शुरू होगा ना, तभी तय हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी है। आजकल टिकट पार्टी ऐसे भी दे रही, कौन ताकत है किसके हाथ में, तो जिसके ज्यादा ताकत निकलेगी टिकट उसको मिलेगा। आपकी सीट जा सकती है पहले ही, चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तय कर लीजिए, दोनों में से दोनों बैठ जाइए। मैं तो, आप अगर वहां भी बैठे रहेंगे जनाब आली तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके पास आ जाऊंगा। और मैं कह रहा था कि राजेंद्र परगना साहब मौजूद हैं, जो कि हाउस लीज सहयोग संघर्ष समिति से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था जब मैं शहर में दाखिल हो रहा था, जैसे ही शहर में दाखिल हुआ और यहाँ पे आया तो संघर्ष समिति के लोग मुझे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वैसे गलत नहीं कह रहे थे, होता यह है कि सामने वाली कुर्सी के लिए बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन हमने भी बहुत बहुत चीजें छांट के लाके रखी होती हैं। जो चीजें लेके आए हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए, असली बोलने वाले सब इधर बैठे हुए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैंने कह दिया, हाउस लीज संघर्ष समिति जी, जैसा आप कहें। दूसरी बात यह कि ये शहर जो है मजदूरों का भी शहर है, इसलिए ट्रेड यूनियन के लोग भी मौजूद हैं। मुझे पास से एक दो लोग और आए थे, उज्जवल दत्ता साहब आए थे जो कि अध्यक्ष हैं, वो भी ट्रेड यूनियन से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, थैंक यू सो मच। अब परिचय दूं या आगे काम बढ़ाऊं? जी बहुत अच्छी बात है। तो साहब जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद, शिवसेना वालों का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है साहब, शिवसेना के लोग भी मौजूद हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं आपके शहर से, आपका शहर में क्या कुछ है उसके बारे में, तो जो बोलना चाहे पहले से। जी बाजी आप बोलेंगे? चालू कर रहे हैं। हाँ और क्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहले मुझे ही बुला लिया। मैं तो बोलने में वैसे ही माहिर हूँ, हाँ। आपका प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को जो बोलना है वो तो मैं आज बोल के ही रहूंगा। हम लोगों को 10 साल हो गए, हम लोग लीज के लिए लड़ रहे हैं जी। ये 2008 में आकर के यहाँ रामविलास पासवान जी जो हमारे यहाँ के स्टील मिनिस्टर थे, हाँ। उन्होंने ये घोषणा की कि हम 6वां लीज जो है वो भिलाई में दे के जाएंगे।
आज 10 साल हो गए, उन्होंने एक बार पलट के नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। लीज का मैं मैटर समझूंगा, बिल्कुल समझूंगा। बहुत कुछ बोलना है। अच्छा, ये तो छोटी सी बात हुई है, मुझे बहुत बोलना है। आप चाहोगे तो मैं पूरा आधा घंटा बोलूंगा। नहीं, आप एक काम करिए कि आज आप पूरा 1.25 घंटा बोलिए। तो मैं अगर मेरे को माइक मेरे सामने लाए तो मुझे पूरा बोलने दे। अच्छा, बस समझ में आ गया मुझे। जी जी। तो राम विशाल पासवान जी जो यहाँ पे बोल के गए हैं, वो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट वोट लेके जीते हुए शख्स हैं। उसके बाद भी उनमें मानवता कुछ नहीं है कि वो भिलाई में एक यहाँ घोषणा करके गए हैं, उसके बाद दोबारा उन्होंने भिलाई में पलट के भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं। अरे जैसे हम लोग कार्मिक हैं वैसे वो भी इंसान है, जैसे हमारे 2 हाथ पैर हैं उनके भी 2 हाथ पैर हैं, जैसे हमें जिंदा रहना उनको भी जिंदा रहना है। तो हमारी लीज के बारे में उन्होंने दोबारा लीज के बारे में, हमारे बारे में सोचा क्यों नहीं? संघर्ष समिति वाले बैठे हैं, वो जरूर बोलेंगे। जी आप आगे आइए, आइए साहब। जी जी जी। भिलाई इस्पात नगरी जो है, वैसे मैं बीएसपी वर्कर्स यूनियन से है, नौहर सिंह गजेंद्र, और यहाँ पर जो लीडरशिप है एक प्रकार से कोमा में चली गई। यहाँ का जनप्रतिनिधि जरूर कहते हैं कि लीज वाले जो है कोमा में स्कीम कोमा में चली गई, लेकिन सही बात तो यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ही कोमा में चले गए हैं। यहाँ किसी का कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के लोग इनकम टैक्स के लिए मर रहे हैं, यहाँ के लोग वेज रिविजन के लिए मर रहे हैं, यहाँ के लोग सारे चीज से पीड़ित हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है जो इस अंचल का, छत्तीसगढ़ का पूरा एकमात्र चिकित्सा था जिसमें यदि कोई आदमी पहुंच जाता था सोचता था मेरा जान बच गया। लेकिन आज वहां की हालत देखिए, वहां ना न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है ना कार्डियोलॉजी का। इतनी बुरी स्थिति है कि ऐसा भिलाई में रहने की स्थिति भी नहीं होती। ये आज की परिस्थितियां हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया। जी जी जी। सर, यहाँ पे 10 साल पहले श्री रामविलास पासवान जब स्टील मिनिस्टर थे, केंद्र कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यहाँ घोषणा की थी कि लीज की घोषणा अपना वादा करके गए थे। और चूंकि पासवान जी का ये हमेशा का रहा कि सरकार किसी की भी रहे, मंत्री वो हमेशा रहते हैं। जी, वो उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया है। सर एक चीज सर, कम से कम उनको अपना वादा तो याद रहना चाहिए। अरे वो नेता क्या जो वादा ना भूल जाए यार, कैसी बात करते हो यार? नेता ही वही सबसे बड़ा होता है जो अपना वादा करे और उसके बाद कैसी बात कर दी आपने? आपके तो जो वादा करे और वादा भूल ना जाए वो नेता क्या? बहरहाल आज ऐसे नेता नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो ये बोलेंगे वो सब सच बोलेंगे। हमारे साथ वाले सारे सच बोलेंगे नेता जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी 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 बेटा। सर ऐसे भिलाई बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। हाँ। पर ये भिलाई जो है एजुकेशन हब है। बिल्कुल है। और यहाँ जितने स्टूडेंट्स है, छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन हब है ये, हाँ। जितने स्टूडेंट यहाँ हैं और कहीं नहीं है। हाँ। तो सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। हाँ। और मेरा एक सवाल है सर, ये मैं सर आपका एक ध्यान एक मुद्दे पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ कोई उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता, उस वर्ग को सब इग्नोर करते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन है। सर छत्तीसगढ़ में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सर बहुत नीचे स्तर पर है। सर क्या नाम है आपका? सर अनुव्रत। अनुव्रत साहब ने कहा, क्या उम्र है आपकी? सर 21 साल। 21 साल। 21 साल का एक नवयुवक कहता है कि भिलाई में प्राइमरी एजुकेशन बहुत नीचे है, बहुत निम्न स्तर पे है। मैं अपने कम से कम ये जरूर कह सकता हूं कि भविष्य हमारा जरूर सुरक्षित है। तुम जैसे नौजवान अगर इस सवाल पूछते हैं तो मुझे यकीन मानो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि दुरुस्त होने में वक्त नहीं लगेगा। सर छत्तीसगढ़ सर बॉटम 10 में आता है प्राइमरी एजुकेशन में। तो सर मेरा सवाल ये है, और छत्तीसगढ़ 80 नंबर में आता है, भारत जो है 80 नंबर में आता है पूरे दुनिया में, कि वो जो प्राइमरी एजुकेशन है बहुत कम है। मेरा सवाल ये तो सर कि बच्चे हमारे फ्यूचर होते हैं, उनके बारे में हमारे नेताएं जो नेता हैं क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल सही है आपका। जी आज आप आ गए। वैसे मैं दुर्ग में कुछ चेहरे देख रहा हूं जो दुर्ग में शो में मौजूद थे, वो यहाँ भी दिखाई दे। बहुत पास ट्विन सिटी है। आप भी कल मौजूद थे, तो आज कुछ आप नया सुनाएंगे क्या? जी सर। देखिए इतना तो तब्दीली आ गई, पहले आप जनता में थे, आज आप नेता में हैं। और ये फर्क आ गया। देखिए कल ही आप जो थे जनता की तरफ से बोल रहे थे, आज मैं नेता नहीं बनना चाहता। तो लेकिन बैठे बगल में जब जैसा साथ होगा वैसे हो जाएंगे। जहाँ बैठा दोगे मैं बैठ जाऊंगा। तो या तो अपनी तरह इनको कर दो या इनकी तरह आप हो जाओ। ये मेरी तरह हो जाएंगे, ये कंफर्म। ये कभी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। वो जो उस बंदे ने बात कही एजुकेशन के ऊपर, एक्चुअल ये एजुकेशन हब है, यहाँ शिक्षा का व्यापार होता है, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान
भाजपा ने कहा ऐसा मत मान, हो जा तैयार, कर शिक्षा का व्यापार, झोंक प्रशासन की आंखों में धूल, खोल 4 प्राइवेट स्कूल। शिक्षा अधिकारी क्या कर लेगा, चुपके से अपनी जेब भर लेगा। पालकों की शिकायत, अर्जी पे अर्जी, कार्रवाई करना न करना रमन सिंह की मर्जी। पूरे प्रदेश का यही किस्सा है, रमन का इसमें कितना हिस्सा है, ये है मुद्दा। मैंने केपीएस स्कूल, यहाँ पे एमजीएम स्कूल है, केपीएस स्कूल है, उसको जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर ने 80 करोड़ और 32 करोड़ का फाइन किया, ठीक है। उसके ऊपर कार्रवाई इन्होंने रोक दी। हम 2 बार, मैं खुद गया हूं जनहित याचिका दायर करके, 2 बार हाई कोर्ट गया हूं, 2 बार कोर्ट से ऑर्डर हुआ, इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमारे देश में ना सबसे ज्यादा नेता ही एक ऐसी शख्सियत है जिसके नाम पर पूरे देश की वसीयत है, वो जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर ले, गरीबों के हक को अपने जेब में भर ले। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई वाह, भिलाई का तो जवाब ही नहीं है, गजब है। अब कौन नेता हिम्मत करेगा इनमें से जो खड़ा हो इसके बाद, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा था कि नेता जो है इधर बड़ी मारामारी रहती है इस कुर्सी को लेकर, लेकिन सच ये है कि जो इसमें बैठता है वो कांटों का ताज होता है। जी जवाब दीजिए। देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और जिन नेताओं का चुनाव करते हैं वो आप ही के बीच के लोग रहते हैं। आज इनमें से भी कोई नेता बनेगा तो ये कहना गलत है कि नेताओं के चरित्र पर इस प्रकार का दोषारोपण, क्योंकि जो नेता होता है वो कहीं ना कहीं जनता भी होता है। दूसरी बात, भिलाई से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखिए मैं एक मिनट देखिए ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं आप लोग, संघर्ष समिति वाले लोग हैं आप, लेकिन इसका बैठिए बाबूजी, उतावलापन नहीं, बिल्कुल नहीं, और नारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। किसे? मुझे नहीं, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, मैंने कुर्सी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उतावलापन नहीं, बिल्कुल भी। प्लीज बी डिसिप्लिन। जी एक मिनट जी, अरे आपको इससे ज्यादा क्या बुलाएंगे जहां पे बोल दिया, तो आप सुनिए, बस ध्यान दीजिए। सारी समस्याओं का हल आखिरी में टेबल में ही होता है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सारी समस्याओं का समाधान होता है। जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वृक्ष प्राथमिक शिक्षा जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, पत्थर उसी वृक्ष पे मारे जाते हैं जो फलदार हो, जिससे उम्मीद है। अच्छी बात है कि आज प्रदेश की जनता को हमसे उम्मीद है, और इस बात का प्रमाण है कि 15 साल से सभी जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। प्राथमिक शिक्षा की आप बात कर रहे हैं तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जिस प्रकार का, बाबूजी कोई तकलीफ है आपको? ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को निर्माण हुए 18 साल हो गए। जो शिक्षा का हमको स्ट्रक्चर मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। शिक्षा कर्मी जैसे बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे शब्दों से नवाजा गया, शिक्षा कर्मियों को अपमान किया गया, बड़े बड़े गड्ढे किए गए। आज शिक्षा कर्मी संघ को कहीं ना कहीं हक और सम्मान दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर बहुत से काम सरकार में हुए हैं और भी बहुत से काम होने हैं। आज भारत देश को आजाद हुए लगभग 70 साल हो रहे हैं। विकसित देशों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को 18 साल हुए। 18 साल में जो हमारे साथ जो राज्यों का निर्माण हुआ था उससे छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। जी ऑफ कोर्स जी। क्या सवाल क्या है? सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि मैंने जहां छत्तीसगढ़ को रखा हुआ है, जहां पे छत्तीसगढ़ है वो चमक रहा है, उसके साथ 2000 में जितने राज्य बने उनसे ज्यादा देश तेजी से चमक रहा है। ऐसा लगता है तो ये पब्लिक जो यहाँ पे कह रही है, वो जो रोष दिख रहा है इनके अंदर वो नहीं दिखता। अगर ऐसा होता तो ये पब्लिक यहाँ बैठी इसलिए है कि पिछले 15 सालों में भाजपा गवर्नमेंट ने जितने वादे किए, जितनी बार इन लोग सत्ता में आए, जो बातें इन्होंने की, पहली बार में जो वादे किए दूसरी बार में भूल गए, दूसरे बार में जो वादे किए तीसरी बार में भूल गए, अब ये तीसरे बार में चौथी बार सोचते हैं कि लोगों को मूर्ख बना देंगे। लोग इतने मूर्ख नहीं है। घोषणा पत्र के लगभग 90% से ज्यादा कार्य पूर्ण हुए हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं। नहीं हुआ। जी। और बहुत से ऐसे कार्य जो घोषणा पत्र में नहीं थे वो भी पूरे, क्योंकि ये सरकार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। जनता को जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है, समय परिस्थिति को देख के सरकार संशोधित करके देती है। जनता का शासन है, जनता को हर वो चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी सरकार उसको देगी। जी आपका समय। यहाँ के मंत्री IIT ला करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस। एक मिनट भाई
यहाँ के मंत्री आईआईटी ला करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन 109 लोगों का जो वहाँ भर्ती हुआ है उसमें से छत्तीसगढ़ का एक भी छात्र आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया है। इसके लिए सबसे ऐसी जिम्मेदारी, अगर नीचे की स्तर जो है हमारी प्राइमरी और मिडिल स्तर इतना घटिया है, उस स्तर की यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है कि आईआईटी में लोग पहुंच सके, तो वो आईआईटी के लोग क्या यूपी, बिहार, बंगाल और भारत के अन्य राज्य के लोगों के लिए लाए गए हैं? मैं आ रहा हूँ, जनता के लिए आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, पहले सारे लोगों को मौका। सर देखिए, एक वातावरण फैलाया जाता है। आ रहा हूँ, एक मिनट। सर वातावरण फैलाया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि अल्लाह मेघ दे, पानी दे और जोत दे और आटा को पीस दे और पेट भर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ माया मिलेगी, न ममता मिलेगा, न अखिलेश मिलेगा, न राहुल मिलेगा तो सिर्फ विकास मिलेगा। क्योंकि जहाँ गांव और शहर में विकास का है डेरा, वो कमल छाप है मेरा, वो कमल छाप है मेरा। क्या बात है जी। जनता, अच्छा रह गया था, जनता पार्टी जी, मैंने पूरा कर दिया। बड़े सुरीले कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पे, गजब है जी उपाध्याय जी। चांस सबसे पहले तो आपके चैनल को इस लघु भारत की धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं, और मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि जैसा भाई साहब लोग बोल रहे हैं कि 2 साल 3 साल तीसरी बार सरकार चल रही है, मैनिफेस्टो फॉलो नहीं किया जाता। इस बार हमारे सुप्रीमो ने शपथ पत्र के माध्यम से, जो वर्ल्ड का पहला नेता होगा, वो शपथ पत्र के माध्यम से मैनिफेस्टो हम लोग दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हर पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके नेता शपथ पत्र के माध्यम से हमारे जनता के बीच आए, तब उनको वोट दिया जाएगा। यानी आप शपथ दे रहे हैं? हमने शपथ पत्र दिया, हमारे सुप्रीमो ने दिया है। और झूठा निकल गया तो उसमें जेल है, 2 साल हम लोग जेल की सजा में जाएंगे। और जरा जोर से बोलिएगा, अगर आपने कोई वादा खिलाफी की, 2 साल का जेल है। और हमारा सुप्रीमो के साथ आप हंस रहे, एक बार फिर से मैं कुछ नहीं सुनना चाहता ना, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। उपाध्याय जी, मैं एक चीज जो पकड़ता हूं मैं उसको सुनना चाहता हूं। अगर वादा खिलाफी की तो क्या होगा? 2 साल की सजा। हमारे हाई कोर्ट में साहब ने जाके शपथ पत्र के जोगी साहब ने दिया है। हाँ। शपथ पत्र के माध्यम से दिया है कि आप 2 साल की जेल में जाएंगे अगर आप काम नहीं करेंगे तो। और हम ये चाहते हैं कि जनता के बीच जो नेता आए, देखिए खुलबुलाहट हो गई। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जो अपनी मातृ संस्था का नहीं हुआ वो जनता का नहीं हो सकता। ये क्या कहा? आप बताइए, जो जिस कांग्रेस ने उनको अर्श से फर्श तक पहुंचाया, उस कांग्रेस को उन्होंने धो दिया। वो अंतागढ़ जैसे कांड हो गए, वो बोलते हैं जनता को वो निभाएंगे। अरे भाई, जब आप ही नहीं रख पाए ढंग से तो ये क्या करेंगे? आप ही ढंग से अपने कर्मों से धुल रही है, अपने कर्मों से धुल रही है। आज आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उससे आपने विश्वासघात कर दिया, जनता से कैसे आप विश्वासघात नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, ये लड़ाई नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेके हो रही है, क्योंकि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं। पहली बात ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात कर रहा, आपके जनता को आज मैं बताना चाहता हूँ और एक्सपोज करना चाहता हूँ। आज मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ उनको। कक्का जी 10 सेकंड। स्टेट बार काउंसिल ने चुआराम साहू जी ने बताया है कि कौन सी एजेंसी के सम्मुख उस घोषणा पत्र को, शपथ पत्र जिसको कह रहे हैं, उसको प्रस्तुत किया, उसका नाम बता दीजिए। पूरी तरह फर्जी है, किसी प्रकार का कोई उसका वास्ता नहीं है। पिछली बार चुनाव में 2400 रुपया देने की बात कहे, कोई आदमी ये बता दे कि 2400। आपने किस एजेंसी के सम्मुख उसको प्रस्तुत किया, उसका नाम बता दीजिए आप। वो तो नोटराइज आप भिलाई भी कर सकते थे, मात्र जनता को ठगने के लिए आप बिलासपुर पहुंच गए। ये छत्तीसगढ़ की जनता साहब एक वादा करके तोड़ चुके हैं, एक वादा कर रहे हैं, जो हुआ है उसको कोई नहीं गिन रहा है। अगर आज ये माननीय न्यायालय को मान रहे हैं, ये शपथ पत्र को भी फर्जी बता रहे हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनता जो है जोगी कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ पेय है समझौता। अंदर ही अंदर है क्या? अंदर है, हमें भाजपा वालों मेरे को मालूम है। अब भाजपा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी यही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और उसको हराना आसान नहीं, असंभव है। हाँ, तो
जनाबे अली, ये हो रहा है कि भाजपा और किसमें, जोगी जी में अंदर ही अंदर है। क्या है, अंदर ही अंदर सेटिंग है। और मैं यहाँ भिलाई में मौजूद तमाम सारी जनता अपने सवालों के साथ, मुझे मालूम है मैंने कल दुर्ग में भी सवाल पूछा था, डेंगू को लेकर सवाल है, अस्पताल को लेकर सवाल है, सड़क जो बाएं हाथ पर पानी भरता है उसको लेकर सवाल है, शिक्षा पे लेकर सवाल है, और एक सवाल आपका भी है। जी कौन सा है? सर शराब का सवाल है। शराब का सवाल है, लेना नहीं है। जब मैंने कहा कि शराब का सवाल है तो लोगों की आंखें चमक गई एकदम से। ये जो शराब बिकती है उसको लेकर सवाल है। जी ऑफ कोर्स, मैं 2 मिनट संघर्ष समिति वालों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका मुद्दा, लोगों ने कहा लीज का। मैं मोटे तौर पे बता दूं, लीज का मतलब ये है कि जो यहाँ पे स्टील प्लांट है उनके जो हाउस थे वो लोग चले गए, वो खाली हैं, तो वो आपको एक मोहलत के लिए मिल जाए, यही है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही समझा है। 2001 से 3 के बीच में हाउस लीज की स्कीम लॉन्च की गई थी, और उस समय की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया हुआ था उनके पर। यूपीए गवर्नमेंट में जिस समय रामविलास पासवान मंत्री थे, उनने भिलाई में आके पब्लिकली इस बात की घोषणा की थी, और उस शहर में जो पॉपुलर डिमांड बन गई थी, खासकर रियल एस्टेट के कारोबार की वजह से और भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉइज की दर्दनाक स्थिति की वजह से, तो उनके बीच में ये पॉपुलर डिमांड बन गई थी, और उसी मुद्दे को लेकर हम पिछले 4.5 साल से संघर्ष है। और मजेदार बात, वो जो घर खाली पड़े हुए हैं, जी हाँ, करीब अभी भी एम्प्लॉइज की संख्या है 20 से लेकर 22,000, और मकानों की संख्या है 34,000। अच्छा, मकानों की संख्या है 34,000, एम्प्लॉइज की संख्या है 22,000। जो मकान खाली पड़े हैं वो अलॉट किए जाएं, उनको जो स्कीम है उसके मुताबिक आपको लीज पर दिया जाए। जी पीछे, जी ऑफ कोर्स आ गया मैं। जी भिलाई जो है सबसे सुव्यवस्थित शहर था। नेताओं ने अपने वोट के लिए यहाँ पे पूरे अवैध कब्जे का जंजाल बिछा दिया। कई मार्केट डेवलप हो गए, कई वार्ड डेवलप हो गए इनके अवैध कब्जे कारण। आज नवे में बीएसपी की जमीन में सरेआम जो है पार्षद द्वारा जो है कब्जा करा गया, आप देख सकते हैं। हमारा बैक लाइन पूरा ओडिया के बस्ती से भरा हुआ है। और उसके बाद ये लीज की बात करते हैं। मैं S10 में हूँ कर्मचारी। ये जितने लीज के जो चाहने वाले हैं, ये बड़े बड़े क्वार्टरों में कब्जा करके पासवान जी के घोषणा के बाद अभी कुंडली मारे बैठे हैं पिछले 4 साल 6 साल से। तो मैं सीनियर कर्मचारी हूँ, मेरा क्या हक नहीं है कि 10 बजे से क्वार्टर से हट के मैं 3 रूम में रहूँ? मेरा क्या हक नहीं है? मैं कर्मचारी हूँ, इन्होंने तो रिटायर हो चुके हैं, इनका सबका इंडिविजुअल मकान है। आप एक एक आदमी का चेक कर लीजिए, इनका खुद का भिलाई 3 मकान है। आप चेक कर लीजिए मिस्टर प्योरमन का है कि नहीं है? परघनिया जी यार, ये तो बताओ, इतना विचार। नहीं, बस ठीक है। नहीं, बैठिए, गलत बात है, बैठिए। अरे बैठिए। जी ठीक है, बैठिए बैठिए। नहीं, बिल्कुल आप संभालिए। जी सर, मेरा सवाल है राहुल गांधी जी को लेकर के। राहुल गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने यहाँ घोषणा की थी कि 15 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी के सभी 90 सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। परंतु आज अक्टूबर का महीना आ गया, अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। और दूसरा, इनका चेहरा कौन सा है मुख्यमंत्री का? क्या 6-6, 8-8 लोग मुख्यमंत्री के चेहरा बनकर इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने वाले हैं? तो कौन सा चेहरा होगा छत्तीसगढ़ में, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि उन्होंने अपनी लिस्ट जो है जारी क्यों नहीं की? 15 अगस्त उन्होंने कहा। टिकट आपको कांग्रेस से चाहिए या बीजेपी की तरफ से? मुझे कहीं नहीं चाहिए टिकट, मुझे कहीं से टिकट नहीं चाहिए। इतना उतावलापन काहे के लिए कांग्रेस के लिए? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है बात कि 15। सवाल ये है कि आपका बड़ा सवाल ये है कि भैया नाम आपका? उमेश घोरमोड़े। उमेश जी कहते हैं कि आप बताइए छत्तीसगढ़ में आपका चेहरा कौन सा होगा? 2 सवाल किए उन्होंने जी। एक कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जो बोल रहा है वो नहीं हो रहा, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री बोल रहा है, जितनी बातें कर रहा है 15 लाख से लेकर जितनी बातें किया उन्होंने 2 करोड़ रोजगार से लेकर, वो कुछ नहीं हो रहा है। उस पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अब उन्होंने सीट क्यों नहीं बांटी। दूसरी बात, दूसरी नहीं जवाब देने दीजिए। क्यों नहीं बांटी? हाँ मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को जवाब देने दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। दूसरा मुद्दा, दूसरा उन्होंने कहा कि सीट क्यों नहीं बांटी।
अभी तक जो है आचार संहिता लगी नहीं है। हमारी लिस्ट तैयार है। जैसी आचार संहिता लगेगी हम घोषणा करेंगे। इनको इतनी ज्यादा खुजली क्यों है? ताकि ये अपने तरीके से उसका काउंटर करने की कोशिश करें, ये वाली बात है। सच्चाई बात। और चेहरा कौन होगा? अभी भी कांग्रेस पार्टी, आप खुद राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, सीएम प्रोटेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ती। आप अच्छे से जानते हैं जब सरकार बनने की योग्यता जब हमारी मत होगा तब हम उसमें से कह रहे रमन जी के पास, रमन जी इतना बड़ा चेहरा है, 3 बार का प्रधान मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसके मुकाबले में कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। मैं बताता हूं आपको, रमन सिंह का पूरा नाम है डॉक्टर रमन सिंह जी। वो डॉक्टर हैं। जी। डॉक्टर का काम होता है नब्ज पकड़ लेके बता देना कि क्या किसी व्यक्ति को क्या तकलीफ है। जी। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी मैं आपका डेटा माना। असल बात नियत की है। पहले तो आप बताइए लिस्ट वाली बात आप बताइए। इसलिए नहीं, जो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी सौदेबाजी चल रही साहब कि ये सीडी निकाल रहे हैं अपने प्रदेश प्रभारी की, और ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई है। हम सीजी की बात करते हैं, सीडी की बात करते हैं, ये इनका चाल चेहरा है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन करने की बात कर रहे हैं। यहाँ जो मस्जिद जगह में खड़ा हूँ दुर्ग संभाग, ये यहाँ पे बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। ये भूमि है तर्पण की, भूमि अर्पण की, ये भूमि है समर्पण संग्राम सेनानियों की बात कर रहे हैं जिसमें भाजपा का कोई नहीं था। यहाँ की राजनीति में सेक्स सीडी लाकर यहाँ के प्रदेश की जनता का मैं हाँ कहा था जब ले छत्तीसगढ़ बने हैं राज तब से, और पहली भी जतका विधायक हो है पूरा बीएसपी कर्मचारी, फूलचंद बाफरा, चंदूलाल चंद्राकर, रवि आर्या, झुमुकलाल भेड़िया और का कहते प्रेम प्रकाश पांडे, एमन सब ओझन है बीएसपी कर्मचारी रही से। ओकर बाद रिजाइन दी से का करी तेला नहीं जानो मैं, हाँ लेकिन बीएसपी कर्मचारी बड़े मन का करे है। बाजी बताएंगे, समझा देंगे, आपको भी समझा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं बोली उन्होंने कहा कि सारे लोग जो हैं इसी भिलाई प्लांट के कर्मचारियों से, बड़े बड़े नेता यहीं से बने हैं, लेकिन उन्होंने भिलाई के सेंटर को लेकर, कर्मचारियों को लेकर कुछ नहीं किया। जी। मुख्यमंत्री जी, सर मुख्यमंत्री जी पिछले संकल्प पत्र में बोलते हैं कि हम दारू को कहीं कहीं आंशिक रूप से, कहीं पूर्ण रूप से बंद करेंगे, और ये खुद बेचने लग गए, दारू के ठेकेदार बन गए ये, और दारू बंद होनी चाहिए। बड़ा मुद्दा मैं 3 जगह शो करने गया हूं और तीनों जगह दारू को लेकर सवाल पूछा गया, तीनों जगह पूछा गया। शराब को लेकर पूछा। जी मैडम जी। आप भले फुटबॉल इस पाले से, बीजेपी के पाले से जाती है कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस के पाले से जाती है वापस बीजेपी की तरफ, लेकिन जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं करेंगे। बेसिर पैर के मुद्दे होंगे, लेकिन आज भी सच यही है कि हम नाली में उलझे, हम सड़कों में उलझे, हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंचता, ये एक बहुत बड़ा सच है। हेल्थ और एजुकेशन का मुद्दा, इनका विकास जो है एकदम बताते हैं हमारा हर तरफ विकास हुआ है। तो हमारे शहर में इतने पढ़े लिखे सो कॉल्ड हज एजुकेशन हब में 44 लोगों की मौत हो जाती है एक डेंगू से। आपके स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बताती है वो। और सरकारी अधिकारी, जितने अधिकारी थे वो व्यस्त थे मोबाइल बांटने में, वो व्यस्त थे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में। सच यही है, जनता के मुद्दों को कहीं भी तवज्जो नहीं दी। जनता के मुद्दों में आया। जी सर, छत्तीसगढ़ में 2000 स्कूल उन्होंने बंद किए, बड़े बड़े जुमलेबाजी और कवि सम्मेलन चल रहा है यहाँ पर। यह कभी सीरियस नहीं है जनता को लेकर। यहाँ के जो स्कूल 2000 बंद किए गए, वहाँ के बच्चे आज दर के ठोकरे खा रहे हैं शिक्षा के लिए। जो शिक्षक है वो अपने पेमेंट के लिए, उसके लिए रोड के संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी, उनका परिवार धक्के खा रहा है कि हमें आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई। यहाँ सिर्फ इन्होंने जुमलेबाजी की छत्तीसगढ़ में, और कुछ नहीं किया। जी। सर मेरा कहना ये है कि भिलाई के लोग जिसके लिए भिलाई जाना जाता है, भिलाई स्टील प्लांट, आज यहाँ 22 से 23 हजार कर्मचारी हैं, और इन लोगों का पे रिवीजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक आप लोग भूल जाओ। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ एससी और एसटी का बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1950 का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। ये बंद होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र इनको बनाना चाहिए। तीसरी बात,
यहाँ बारी बारी से कांग्रेस की गवर्नमेंट आती, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, लेकिन विकास वहीं का वहीं टिका रह जाता। ये सारे लोग कमीशन खोरी में व्यस्त रहते हैं। कमीशन खोरी, जी 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 जी। सारे लोग से एक निवेदन है कि मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है किस पार्टी से कौन है। साधारण पूर्व ये देखा जाए कि बिजली जो आज सबसे महंगी वो छत्तीसगढ़ में नंबर 1। एक मिनट मेरे को अंदर करा रहा, आप लोग जितने लोग बोल रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बिल लेके आया हूं। दूसरा, 3000 स्कूल बंद हो गए हैं, वो 2000 बता। तीसरा, जो शराब की दुकानें हैं वो टोटल बंद होनी चाहिए, सरकार बेच रही है, ये गलत नहीं है। चौथा और है कि भिलाई नगर निगम में सफाई की व्यवस्था चौपट होने का एक मुख्य कारण है कि सारे ठेकेदार जो ठेकेदारी कर रहे थे, सफाई की व्यवस्था एकदम चौपट थी। 50 लोगों की डेंगू का मृत्यु, इसका जवाब आज तक नहीं। साहब खड़े होइए। जी 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 मैं आया, अवकाश आया। जी जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक चीज जो जनता से भी आ रही है वो ये कि यहाँ नेता बदलने से कुछ नहीं होगा, नीतियां बदलनी चाहिए। जिस भिलाई में आज आप खड़े हैं, उस भिलाई की एक विशेषता बता दूं, यहाँ से एक सफर की शुरुआत हुई थी। उस सफर को बोलते हैं आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता का सफर, क्योंकि जब भिलाई बना था और उसके पहले आजादी से लेकर 10 साल तक पंडित नेहरू घूमते रहे थे, किसी भी देश ने यहाँ मदद करने के लिए अपना सहयोग नहीं दिया था। तब जनता के पैसे से और जनता सोवियत सहयोग से ये भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। यहाँ के जनता के खून पसीने से इस भिलाई की स्थापना हुई, जिसके आधार पर आज पूरा राष्ट्र विकास कर रहा है। आज हम चांद तक जा पहुंचे हैं, आज हम अंतरिक्ष तक जा पहुंचे हैं। लेकिन आज उसी भिलाई इस्पात संयंत्र को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जन विरोधी काम, उन जन विरोधी कामों को एक विशेष आवरण के तहत, जैसे नीति आयोग बनाए। नीति आयोग सुनने में अच्छा लगता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेकिन किस तरह का नीति आयोग? हमारे भिलाई स्टील प्लांट को बेचा जा रहा है और आज उसके जो परिणाम दिख रहे हैं, इसमें उसके जो परिणाम दिख रहे हैं, आज डेंगू से 43 मौतें हो गई है। हमारा भिलाई का ब्लड बैंक जो है बंद हो गया। भिलाई का ब्लड बैंक को बंद नहीं हुआ था, बंद किया गया था। हाँ जी जी जी। हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिलाई पहली बार दिल्ली से नेतृत्व करने जा रहा है। 15-15 लाख रुपए के लिए आंदोलन शुरू होने वाला है। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से हम लोग का आंदोलन जंतर मंतर में शुरू होगा। 2 दिन से यहाँ आंदोलन में हम लोग बैठे थे, आज उठ के सीधे यहीं पे आ रहे हैं जी। और दूसरी बात, भिलाई इस्पात संयंत्र पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यदि सीबीआई जांच हो जाए तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब जेल जाएंगे, यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी। मैं शुरू से भिलाई इस्पात संयंत्र के मामले में सीबीआई जांच के लिए मैं लिखा हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ एजुकेशन तो बीएसपी का ठप हो गया है, लेकिन क्या है, प्राइवेट स्कूल जितने हैं, चाहे डीपीएस हो, केपीएस हो, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना फीस ले रहे हैं कि आम जनता जो है परेशान हो गया। कल हमारे शो में पाजी कल हमारे शो में एक महिला नहीं आ पाई थी, वो मुझे बाद में मिली और उन्होंने कहा कि मैं दुर्ग में रहती हूं और मेरा बच्चा पढ़ता है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन भैया जी बहुत ज्यादा फीस है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं हम लोग। ये बात उन्होंने मुझसे कही और कहा कि ये मेरा दर्द है, इसको रखा जाए। ये सिर्फ बात दुर्ग और भिलाई की नहीं है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है और ये एक बड़ा सवाल है जी। ऑफ कोर्स बड़ा सवाल है। बहुत महंगी हो गई सर एजुकेशन। हमारी गाड़ी कमाई आधी केवल स्कूल फीस में ही चली जा रही है। सरकारी स्कूल में तो नहीं बात है, लोग बात प्राइवेट स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल में बढ़ाओ जी। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, उधर नवयुवक खड़े हैं, मैं आऊंगा पक्का आऊंगा जी। हाँ, आम आदमी पार्टी से लेकर उधर जोगी कांग्रेस तक। जी एक मिनट होल्ड ऑन। मुझसे लोग कह रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं लेते आप, बुजुर्गों का सवाल नहीं लेते। बुजुर्गों का सवाल भी लेना जरूरी है, उनका भी सवाल मैं ले लेता हूं, युवाओं का सवाल भी ले लेता हूं। उधर जो हल्ला मचा रहे हैं खाम के लिए, एक मिनट, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना हो यार, खाम के लिए जी। मैं सारे सवाल लेना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं जी। एक खड़े हुए जी, सुनिए भाई, सुबह लगाइएगा नारा यहाँ पे, अभी नहीं। प्रतीक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि
कि इस प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों से दारू बिकवा रही है। जी, क्या जी दारू पे सवाल हो गया जी। कहाँ गए साहब? वो जो प्राइमरी प्रार्थना जी, उठिए खड़े हुए जब पूछना है जी। सर, ग्रामीण अंतरित क्षेत्रों में जो व्यवस्था है, ग्रामीण इलाकों में, गांव में, हाँ, बच्चों की व्यवस्था वहाँ ना बैठने की व्यवस्था, ना टेबल, ना कुर्सी है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे यार। बच्चों के स्कूलों की व्यवस्था गांव में बहुत बदतर है। बदतर स्थिति, वहाँ ना बच्चों की बैठने की व्यवस्था, टेबल कुर्सी नहीं, ना फैन है, कुछ नहीं, उस ओर ना ध्यान दिया जा रहा है। जी जी जी। सर, यहाँ गवर्नमेंट में संविदा नियुक्त कर्मचारी हैं, तो उनका अगला प्रमोशन तो नियमितीकरण के रूप में होता है, पर यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, उनको प्लेसमेंट में काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जी, कर्मचारियों का एक सवाल जी जी ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, एक सवाल कोई कर्मचारियों पूछिए जी। सर देखिए, अभी हमारे भिलाई में बाकी लोगों ने जो समस्या उठा ठीक है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ कम से कम 150 फैक्ट्रियाँ ऐसी होगी जहाँ पर 2-2 ढाई महीने से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो HSCL जो यहाँ 5,500 लोग काम करते हैं, उनका लगभग ये अगले महीने तक 5,500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसी स्थिति है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार में बैठे लोग या जो विपक्ष में है, क्या ये भूखे पेट श्रमिकों से अगले बार जाके वोट मांगेंगे? अभी उनको 2.5 महीना 3 महीने से वेतन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों के वेतन के लिए कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता, कोई इसके लिए कोई काम नहीं करता। हर जगह में आज मारामारी भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसे में अंदाजा लगाइए, आप बैठिए, पहले हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, अंदाजा लगाइए। दुर्गा पूजा आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, लेकिन वो मजदूर क्या करें जिनके घर में 2.5 महीने से 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई? अंदाजा लगाइए, सिर्फ अंदाजा लगाइए, और जब अंदाजा लग जाए तब बताइएगा कि सवाल कितना सच्चा है। मुझे मालूम है संघर्ष समिति वाले यहाँ पे मौजूद हैं, नहीं सर नहीं, मैं आपका पॉइंट रख दिया, आपको मकान जल्द से जल्द मिले, आपका एलोकेट हो, आपको एलोकेशन हो, सारी चीजें, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता कुछ। जी बाबू जी, जी युवाओं का यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 साल हो गया भाजपा का सरकार रमन सिंह चला रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि अदब हमने आप ही से सीखा है, अदब से। छत्तीसगढ़िया हूँ, अच्छा, ज्यादा मेरे को हिंदी बोलना सबसे बढ़िया है, पर लेकिन प्रबुद्धिए हैं, दूसरे के बुद्धि में आते हैं। तो बोलिए सवाल से। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चे लोग, और किसी को नौकरी नहीं मिला है। बेरोजगारी की सवाल जी। एक मिनट बैठिए, वहाँ बैठ जाइए, एक जना बोलेगा। मैंने वो पेपर, मुझे बस 2 मिनट जो मैंने आपको दिया, 2 मिनट ला जल्दी उसी से देख के बोलना चाहता है। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि नगर निगम में वार्ड 22 से कांग्रेस का चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े नगर निगम के, वह नगर निगम में सफाई कर्मचारी बनकर हर महीने पेमेंट ले रहे हैं, और मैं पुख्ता सबूत के साथ यहाँ आया हूँ। ये देखिए, कांग्रेस के IT सेल के अध्यक्ष, अगर ये सब गलत नहीं है तो मुझ पे FIR कर दीजिए। ये लोग गलत रूप से नगर निगम में सफाई कर्मचारी बनके हर महीने पैसे ले रहे हैं, और ये पुख्ता सबूत है। और मैं गलत हूँ तो पीछे एक मिनट, और अगर मैं गलत हूँ तो पीछे कोतवाली थाना है, मेरे नाम जाके आप लोग FIR करा दीजिए। जी एक मिनट में इधर जी एक मिनट, सारी ज्वलंत है, सारी आग लगते हुए सवाल है। सर, मैं किसानों के मुद्दे पे बोलना चाहूंगा। वाह क्या बात है, पहले इस पूरे शो में एक आदमी मिला जो किसानों पे बोलना चाहता। जी सर, आज सरकार जो 1 रुपए 2 रुपए जो चावल दे रही है और किसान को उठाना चाहती है, तो ये किस तरीके से है ये मुझे इसका पता नहीं, लेकिन आज किसान धान को जो उगाता है उसकी उत्पादन लागत ही आज 20 से 22 रुपए पड़ती है, और सरकार उसे 1 रुपए 2 रुपए में बांट दे रही है, और जो यहाँ के मजदूर जो मेहनत कश हैं उनको और निरंकुश बनाते जा रही है, जो काम भी नहीं करना चाहते, और धीरे धीरे वो तो देखिए, वो तो सरकार की पॉलिसी है, उसने कहा कि मैं 2 रुपए किलो देना चाहते हो, तो समाज में ऊपर जो लोग हैं उनकी नीतियों के तहत लाने। तो सर मुझे ये बताएं कि किसान को किस ढंग से उठाना चाहेगी वो, कि जब जिसकी उत्पादन लागत 25 रुपए आ रही है उसको आप 2 रुपए में दे रहे हैं, तो किसान कहाँ से उठेगा? अभी अपन भिलाई विधानसभा में है, पटरी पार उधर वैशाली नगर है, अंडर ब्रिज से बरसात में आना जाना पड़ता है, पानी भर जाता है। एक मिनट भाई, क्या एक मिनट, नेतागिरी मत छाटो जी। बरसात में पानी भर जाता है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 7-8 साल हो गए बने, 7-8 साल हो गए अंडर ब्रिज बने,
न रेलवे ध्यान दे रहा है, न कोई नेता ध्यान देता है। मैं पवन अग्रवाल सिविल इंजीनियर हूं और मैं इसका उपाय बता सकता हूं, लेकिन जी एक मिनट जी बोलो। हाँ जी, भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। भिलाई की जो पहचान एजुकेशनल हब के रूप में हुई थी, वो बेरोजगारी हब के रूप में कन्वर्ट होते जा रही है। इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि कोई पहल नहीं कर रहा है। जी बाबूजी, जी एक मिनट। सर, स्विस बैंक में 7,500 करोड़ रुपए भारतीयों का जमा है। नोटबंदी के बाद भी 50% बढ़ चुका है स्विस बैंक के अकाउंट में। वो ला क्यों नहीं रहे सरकार? जर्मनी की मैंने सुना जी सर, यहाँ सबसे आपको ही मालूम होगा, वर्तमान में यहाँ राज्यसभा जो सदस्य है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एकदम करीबी है। उसके बावजूद भिलाई स्टील प्लांट वाले का पे रिवीजन है, ये हमारे भिलाई वाले के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी एक मिनट। हाँ, भिलाई की ज्वलंत मुद्दा है लीज का। ये लीज नेता लोग बोल के क्यों नहीं ला रहे हैं? यहाँ पर बहुत पुराने घर है और उसको लीज में देना चाहिए, और ये क्यों झूठे वादे करते हैं? कोशिश ये होनी चाहिए। मैं तो आपके लिए कहता हूँ कि दिवाली तक आपको मकान मिल जाए। मेरा बस चले तो चाबियां अभी मिल जाए। जी नो आज जी हाँ अभी जल्दी बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में बढ़ती हुई जा रही है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल करके लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, और सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं ये लोग। इसके सिवा और इनका कोई काम नहीं है। बेरोजगारी पलायन छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा हो रहा है आज के डेट में। आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर मुलाकात होगी और कल होगी मुलाकात रायपुर में।